आप कह रहे हैं कि ठीक है, आप नहीं निवेश करना चाहते, कोई बात नहीं, सरकार निवेश करेगी और उससे जो संपत्ति बनेगी वो फिर आपको देंगे, और आपसे जो पैसा मिलेगा उससे हम फिर लगाएंगे नए संपत्ति बनाने में, और फिर उसमें जो काम कमाई वाला संपत्ति है वो आपको दे देंगे, उससे जो हमको पैसा मिलेगा हम उसको फिर लगाएंगे। ये जो नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन तो यही है कि आपने सार्वजनिक निवेश का भी को भी उसकी भूमिका को ये बना दी कि उसका काम है संपत्ति तैयार करना, जो कि बड़े कॉर्पोरेट घरानों को दिया जाएगा। उद्देश्य ही वही है, आप चाहते हैं कि घाटे को कम करें, सरकारी खर्च, और लेकिन आप घाटा कम करने का पूरा बोझ जो है आप खर्चे पे डाल रहे हैं। और जहां तक टैक्स का सवाल है, वहां आपने क्या किया, वहां आपने ऐसे प्रस्ताव रखे जिसके कारण सरकार के टैक्स में कमी आएगी। अच्छा। 35,000 करोड़ की का नुकसान सरकार को टैक्स रेवेन्यू में भुगतना पड़ेगा। अगले एक वर्ष में भी जो प्रस्ताव दिए गए हैं, सार्वजनिक खर्चे को केवल 7% बढ़ाया जाएगा, और उसमें से अगर जो हिस्सा ब्याज दिया जाता है सरकारी कर्ज पर, उसको अगर हटा के बाकी खर्चे को देखें तो केवल 5% वृद्धि होगी। अगर आप बजट उस समय बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उचित चीज क्या है कि आपके पास ये सरकार के पास अधिकार है कि वो टैक्स लगाए, और ये भी अधिकार है कि वो खर्चा करे। तो प्रयास तो ये होना चाहिए कि आप टैक्स के माध्यम से जिनके पास अधिक आय है, जो सारा जो हमारे अर्थव्यवस्था के जो फायदे हैं उसको उस पे एकाधिकार बनाए हुए हैं, आप उनसे टैक्स वसूल कीजिए और ऐसे चीजों पर खर्चा कीजिए जिससे आम जनता को फायदा हो, रोजगार तैयार हो। बजट विशेष। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। कल से ही हंगामा है इनकम टैक्स स्लैब को लेकर, लेकिन क्या बजट सिर्फ इनकम टैक्स स्लैब होता है या कुछ और होता है? और जब तक अम्बेडकरनामा अपनी शोध पड़ताल न कर ले तब तक हम लोग बहस नहीं करते। बजट में जो रियायत दिख रही है, क्या उसको किसी और तरीके से वसूलने की तैयारी भी है? इस बजट में नौजवानों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए क्या है? विशेष रूप से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इनके लिए क्या कुछ है? ये सब लेयर्स को समझना बेहद जरूरी है। और इसमें पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को रियायत अगर दी गई है तो किस तरह की रियायत है, या नहीं है तो उसके क्या मायने हैं, ये सब विस्तार से समझना बेहद जरूरी है। हमारे साथ प्रोफेसर सुरजीत मजूमदार हैं, अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और पूरा अध्ययन करने के बाद, एक दिन का समय लेने के बाद हम लोग अम्बेडकरनामा पर पेश हैं, प्रस्तुत हैं। सीधे प्रोफेसर मजूमदार के पास लिए चलता हूं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो मीडिया पटा हुआ है, अखबार, आज अखबार भी, कल से टेलीविजन भी, ये मिल गया, वो मिल गया, क्या मिल गया, जरा मैं भी नौकरी पेशा व्यक्ति हूं और प्रोफेसर मजूमदार भी हैं, तो जरा समझे कि क्या क्या मिला और क्या अपेक्षाएं थी, ये समझना बेहद जरूरी है। अडानी भी अभी बहुत चर्चा में है, तो ये भी समझना बेहद जरूरी है। स्वागत है प्रोफेसर मजूमदार। धन्यवाद। जी, अब फ्लोर आपका है। अच्छा, तो पहली बात तो ये है कि ये ध्यान रखने की जरूरत है कि बजट जब सरकार पेश कर रही है जी। तो बजट में प्रस्ताव दिए जाते हैं कि आप टैक्स या करों में क्या करने वाले हैं, और सार्वजनिक खर्चा जो है उस क्षेत्र में क्या करने वाले हैं, कितना खर्चा करेंगे, किस क्षेत्र में खर्चा करेंगे, जी। उसके प्रस्ताव जो है पेश करती है कि अगले एक साल में क्या करें। जी। और
जब भी करती है तो ये तो मद्देनजर रखने की जरूरत है ना कि आपकी अर्थव्यवस्था की परिस्थिति क्या है जिस वक्त आप एक बजट पेश कर रहे हैं। अगर हम आज कल वित्त मंत्री का जो भाषण था उसको अगर सुने, उनके हिसाब से तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर है, उसका भविष्य बहुत सुनहरा है, ये दृश्य पेश किया गया। जी और अगर आप पूरे भाषण को सुने, उसमें एक चीज जो हर व्यक्ति आज जूझ रहा है जिससे, महंगाई, उसका जिक्र तक नहीं था, जी बेरोजगारी, उसका जिक्र तक नहीं था। यानी कि बजट तैयार किया गया जिस जो रूप बजट ने लिया वो भी इसको साबित करता है कि आर्थिक हकीकत को जी नजरअंदाज करके कुछ और प्राथमिकताओं के आधार पर बजट को तैयार किया गया। अगर मतलब बहुत ज्यादा इसमें ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत आंकड़े भी जो देख सकते हैं या अपने अनुभव से अनुमान लगा सकते हैं। आप तो ये कहेंगे ना कि अर्थव्यवस्था में संकट है। पिछले 3 वर्षों में हमने कोविड का और उससे जुड़ा हुआ लॉकडाउन वगैरह इसका अर्थव्यवस्था पे असर देखा है, और 2 असर हमको देखने को मिला है। एक तो कि उत्पादन की मात्रा जो है उसमें कमी आई या उसमें स्थिरता आई, जो बढ़ने की प्रक्रिया है उसमें ठहराव आया, और उससे जुड़ी हुई समस्या थी कि रोजगार भी कम हुआ, और वो ऐसे परिस्थिति में हुआ जब पहले से ही आपके पास बेरोजगारी का एक बड़ा बोझ है। दूसरा जो पहलू इन 3 वर्षों में देखने को मिला है कि महंगाई की रफ्तार जो है वो पहले के मुकाबले में बढ़ी। तो अर्थव्यवस्था में एक स्थिति यह है कि महंगाई बढ़ रही है, दूसरी स्थिति यह है कि उत्पादन के वृद्धि और रोजगार के वृद्धि में दिक्कत आ रही है, जिसका मतलब यह है कि जो बहुमत है हिंदुस्तान का, जिसको किसी न किसी तरीके से काम करके कमाना पड़ता है, उसकी कमाई को एक धक्का पहुंचा है। वो पहले ही इस परिस्थिति में थे कि कमाई तो काम भी कम था, कमाई भी कम थी। बेरोजगारी की समस्या तो कोविड से साथ शुरू नहीं हुई, उससे पहले भी भारी मात्रा में लोग रोजगार ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहे थे, और जिनको रोजगार मिलता भी था एक छोटे से हिस्से को छोड़कर, आमतौर पर काम के लिए आपको बहुत अच्छा दाम हिंदुस्तान में नहीं मिलता है। आपको कोई ना कोई, और अगर आप ऐसे पेशों में हैं जो कि जिनको एक विशेष दर्जा दिया जाता है, तो वहां तो आप कुछ कमा सकते हैं। हम और आप भी अध्यापक होते हुए भी जो कमाते हैं, आम तौर पर जो लोग काम कर कर कमाते हैं, हमारे ही आसपास नहीं आ पाते। हमारे से ऊपर जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं उनकी बात छोड़िए, आमतौर पर हिंदुस्तान में जो लोग काम करते हैं उनकी कमाई बहुत सीमित रहती है, क्योंकि परिस्थिति यह है कि रोजगार ढूंढने वालों की संख्या ज्यादा है और रोजगार जो उपलब्ध है वो कम है। और इस परिस्थिति के चलते कोविड से पहले ही हम देख रहे थे कि अर्थव्यवस्था में एक ठहराव की स्थिति आ रही थी, क्योंकि आपके आर्थिक प्रक्रिया ने केवल एक असमानता तैयार किया कि जिनके पास संपत्ति है या बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, उन्होंने जितना भी उत्पादन होता है उससे जितना भी आय का निर्माण होता है, बड़ा हिस्सा वो ले जाते हैं, और जो काम करते हैं, जिनके श्रम से ये सब उत्पादन होता है, उनको बहुत छोटा हिस्सा मिलता है। लेकिन ये छोटा हिस्सा जिसको मिलता है वो बहुमत है, और वो बहुमत को कुछ नहीं मिलने के कारण आपके यहाँ एक बाजार में परिस्थिति है कि मांग नहीं है, मांग बढ़ नहीं रही है, और मांग नहीं बढ़ने के कारण उत्पादन में जितनी वृद्धि हो सकती थी वो नहीं हो रही है, और उससे रोजगार की समस्या और गंभीर होती जा रही थी।
यानी कि असमानताएं जो आपके समाज में थी, उसके चलते एक मांग की समस्या थी। मांग की समस्या के कारण और ठहराव की एक स्थिति अर्थव्यवस्था में कोविड से पहले ही चल रही थी, और कोविड के कारण उस पर और झटका लगा और परिस्थितियां और खराब और गंभीर हो गई। और विश्व स्तर पर अगर हम आज अपनी परिस्थिति देखें, विश्व व्यवस्था भी जो है आज कोविड का भी असर है, उसके बाद अभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियां और जंग जो चल रहा है उसके चलते जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत नाजुक है। तो हम ये भी नहीं आश्वस्त हो सकते कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हमारे अर्थव्यवस्था पे असर करेंगी जिससे हम अपने इस संकट से उभर पाए। तो हम तो एक गहरे संकट में पहले थे, वो संकट कोविड के कारण और गहरा हुआ। उस संकट से उभरने के लिए के समय में हम एक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का भी सामना कर रहे हैं जो कि गंभीर है। इन सबको मद्देनजर, इन सबको नजरअंदाज करके आप कोई बजट नहीं तैयार कर सकते। तो बजट में अगर जरूरी जो चीज थी वो ये थी कि आप इस परिस्थिति में, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जो स्थिति है वो है, तब आप आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर आपके विकास की प्रक्रिया नहीं हो सकती। आपके घरेलू बाजार के आधार पर आपको अपना विकास सुनिश्चित करना। घरेलू बाजार के विकास में बाधा क्या है? एक तरफ जो भी आय का निर्माण होता है उसका बड़ा हिस्सा 55%, ऊपरी 10% जो जनसंख्या है उसके हाथ में जाता है, तो बाकी 90% लोग जो है 45% लेके सीमित रह जाते हैं। ये असमानताएं हैं, और इस असमानता के चलते आपके यहाँ बाजार में मांग की समस्या है। तो अगर आप बजट उस समय बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उचित चीज क्या है कि आपके पास ये सरकार के पास अधिकार है कि वो टैक्स लगाए, और ये भी अधिकार है कि वो खर्चा करे। तो प्रयास तो ये होना चाहिए कि आप टैक्स के माध्यम से जिनके पास अधिक आय है, जो सारा जो हमारे अर्थव्यवस्था के जो फायदे हैं उसको उस पे एकाधिकार बनाए हुए हैं, आप उनसे टैक्स वसूल कीजिए और ऐसे चीजों पर खर्चा कीजिए जिससे आम जनता को फायदा हो, रोजगार तैयार हो। और अगर आप ये करते हैं तो केवल आपके खर्चे से नहीं, लोगों के पास जब आय बढ़ेगी वो जो खर्चा करेंगे उसके आधार पर और उत्पादन में वृद्धि और रोजगार में वृद्धि हो सकती है। लेकिन सरकार ने किया एकदम विपरीत। सरकारी खर्च जो है, सार्वजनिक खर्चा जो है, अगर आप पिछले वर्ष को देखें, यानी 2022-23 का जो वर्ष है जो मार्च में समाप्त होगा, और 2023-24 जिसके लिए बजट पेश किया गया, अगर जो रिवाइज्ड एस्टिमेट आते हैं कि कितना खर्चा किया सरकार ने पिछले साल, उसको अगर आप देखेंगे तो जीडीपी में जो वृद्धि हुई है, जिसमें बड़ा हिस्सा तो महंगाई है, मतलब कितनी कीमतें बढ़ी हैं पिछले एक साल में, कितनी कीमतें बढ़ी है एक साल में, और कितना उत्पादन, उसके मुकाबले जीडीपी में जो परिवर्तन हुआ है उसके मुकाबले में खर्चा जो है कम हुआ है। खर्चे में जो वृद्धि है वो कम है। अगले एक वर्ष में भी जो प्रस्ताव दिए गए हैं, सार्वजनिक खर्चे को केवल 60% बढ़ाया जाएगा, और उसमें से अगर जो हिस्सा ब्याज दिया जाता है सरकारी कर्ज पर, उसको अगर हटा के बाकी खर्चे को देखें तो केवल 5% वृद्धि होगी। 5% से ज्यादा महंगाई है। 1% जनसंख्या में वृद्धि होगी, यानी कि आप खर्चा नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर आप चाहते हैं कि घाटे को कम करें सरकारी खर्च, और लेकिन
आप घाटा कम करने का पूरा बोझ जो है अब आप खर्चे पे डाल रहे हैं। और जहां तक टैक्स का सवाल है, वहां आपने क्या किया, वहां आपने ऐसे प्रस्ताव रखे जिसके कारण सरकार के टैक्स में कमी आएगी। अच्छा। 35,000 करोड़ की का नुकसान सरकार को टैक्स रेवेन्यू में भुगतना पड़ेगा। अब कहने को तो ये कहा जा रहा है कि ठीक है, मध्यम वर्ग को कुछ छूट दिया गया है, ठीक है, इनकम टैक्स में। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप मध्यम वर्ग में जो निचले स्तर के हैं, आप उनको कोई छूट दें, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि पहली बात तो ये कि आप कह रहे हैं कि 5 लाख से तक जिनकी कमाई है वो पहले टैक्स नहीं देते थे, अब वो 7 लाख तक हो गया। लेकिन जो 5 लाख जिसकी कमाई पहले होती थी, आज 7 लाख उसको, उसी आदमी को उसी चीज के लिए खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई भी बढ़ गई है। तो जो 5 लाख पहले था वो आज नहीं है ना। और उसको आपने कहा कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसको उसका कितना फायदा होगा, महीने में 300, 400, 500 रुपया। लेकिन इसके साथ आपने दूसरी तरफ क्या किया कि तेल पे जो सब्सिडी है वो कम कर दिया, खाद्यान्न पे जो सब्सिडी है कम कर दिया, खाद पे जो सब्सिडी है सब कम कर दिया। अब आप तीनों को देखिए, तीनों का असर आप जो टेबल पर रोज लाकर खाते हैं उनकी कीमतों पर क्या पड़ेगा। कृषि में जो खाद का इस्तेमाल होता है वो अगर महंगा होता है तो कृषि की लागत बढ़ती है। पेट्रोल डीजल का भी इस्तेमाल वहां होता है, ट्रैक्टर चलाने में, पंप सेट चलाने में, वो अगर महंगा होता है कृषि में लागत बढ़ जाती है। और अगर आपने खाद्यान्न पर जो फूड सब्सिडी है वो भी काट दिया, तो जो उपभोक्ता है वो खरीदेगा, उसको और महंगे में खरीदना पड़ेगा। कृषि में लागत बढ़ गया और दाम भी बढ़ गया, और उस पर सब्सिडी भी आपने कम कर दिया। और वो जब वहां से खेत से उत्पादन होके आपके टेबल तक पहुंचेगा, बीच में ट्रक वक में चलेगा, उसमें भी पेट्रोल डीजल की कीमत अधिक होगी, तो उसका भी असर पड़ेगा। तो आप उसी बजट में आपने ऐसे कदम लिए कि एक हाथ से कुछ दिया, दूसरे हाथ से ले लिया। इसका असर किस पर कम पड़ेगा? जिसके लिए ये सब चीजें जो हैं, जिसके खर्चे में बहुत सीमित है, जो कि जिसकी आय इतनी है कि खाने वाने पे उसको ज्यादा खर्च नहीं करने पड़ते, उसको आपने किस बात पर छूट दी है? एक संकट की स्थिति में जब बहुमत लोग जो है आज कमा नहीं पा रहे जो 2 साल पहले कमा रहे थे, जिनकी आमदनी 5 करोड़ से ज्यादा है, उनको आपने किस बात का छूट दिया? जो अधिकतम टैक्स का रेट है उसको 42.7% से 39 तक उतारा है, क्योंकि जो एक सरचार्ज लगता था उसकी मात्रा कम करती है। अब वो 1 लाख पे कई हजारों रुपए का फायदा उसको मिलेगा, जिसकी कमाई वैसी 5 करोड़ से ज्यादा है। वो तो मध्यम वर्ग नहीं है, उच्च मध्यम वर्ग भी नहीं है। तो उसको किस बात की छूट दी गई है? उसका क्या आधार है? आप इसका क्या जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि 5 करोड़ से ऊपर जिनकी कमाई है उनको टैक्स में छूट मिलेगा, और आप लोगों को कहेंगे कि हमारे पास फूड सब्सिडी के लिए पैसा नहीं है, फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए पैसा नहीं है, तेल सब्सिडी के लिए पैसा नहीं है, मनरेगा के लिए पैसा नहीं है, जो SC/ST स्कीम्स हैं उसके लिए पैसा नहीं है, महिलाओं के लिए जो स्कीम्स है उसके लिए पैसा नहीं है, शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं है। हर जगह ये आप कहेंगे कि पैसा नहीं है। और उधर आप
इतने जो कमाई कर रहे हो उनको आप छूट दे रहे हैं। यानी कि जहां आपको टैक्स का बोझ बढ़ाना चाहिए था, बढ़ाना चाहिए, उसको आपने वहां छूट दे दी। कॉरपोरेट घरानों पर जो आपने 2019 में छूट दिया था उतना तक वापस नहीं लिया, नए को कर लगाने की बात छोड़िए। जबकि आपके सब आंकड़े ये बता रहे हैं कि कोविड के दौरान असमानताएं बढ़ी हैं। कॉरपोरेट घरानों के मुनाफे कोविड के बाद कोविड के पहले से अधिक है। जो जिनकी आमदनी अधिक है उनकी आमदनी 2019 के मुकाबले में पूरे आय में उनका प्रतिशत बढ़ा है। यानी कि बहुमत लोग तो अभी भी नुकसान भुगत रहे हैं, लेकिन उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे। आप अर्थव्यवस्था में जब ये चीज कर रहे हैं तो इसका मतलब यह होगा कि आपके यहाँ जो बुनियादी समस्याएं हैं उनमें से किसी समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता। मांग नहीं है, उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी जितनी उपयुक्त है, रोजगार में वृद्धि नहीं होगा, तो लोग जो कमाई का नुकसान भुगत रहे हैं उससे भी नहीं उभर पाएंगे। और आप ही कदम ले रहे हैं महंगाई बढ़ाने के लिए। अगर महंगाई कम होगी तो केवल एक कारण से होगी कि आप लोगों के खरीदने की क्षमता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब बाजार में कोई खरीदने वाला नहीं होगा उसके कारण अगर कीमतें गिर जाए तो गिर जाए, लेकिन चीजें सस्ती हो ताकि लोग और खरीद सके, इसके लिए कोई कदम इस बजट में नहीं है। यानी कि ये बजट जो है आर्थिक समस्या को जो है संकट को और गहरा करेगा। और ये इस तरह की परिस्थिति में भी जब आपके पास इतने साल का अनुभव है कि इस नजरिए से जब आप बजट बनाते हैं उसका अर्थव्यवस्था पे असर क्या हो रहा है, और उसके ऊपर एक विशेष परिस्थिति कोविड के बाद जब भारी झटका अर्थव्यवस्था को मिला है, ऐसे परिस्थिति में भी अगर आपका नजरिया नहीं बदलता है कि क्या नीति उपयुक्त है क्या उचित है, तो उसके पीछे भी क्या कारण है सोचने की जरूरत है। आप इतने कमिटेड हैं कि अर्थव्यवस्था की गाड़ी जो है एक अल्पमत कुछ कॉरपोरेट घरानों के हाथ में ही रहेगा। आर्थिक विकास का रास्ता यही है। आप इतने उसमें आप खो चुके हैं उस सोच में, आपके लिए वही प्राथमिकता है। आप संकट से भी निकलने का रास्ता वहीं से ढूंढते हैं कि इन्हीं को और मजबूत करो तब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, जब आप जितना जितना सबूत है आपके सामने, आंकड़े हैं, एक अनुभव है, सबको नजरअंदाज करके आपको दिखता है कि बहुत भविष्य सुनहरा है अर्थव्यवस्था का। मैं तो ये पूछता हूं कि कुछ महीने पहले वित्त मंत्री जी ने एक उद्योगपतियों से पूछा था कि आप लोग निवेश क्यों नहीं कर रहे। तो वो जब उन्होंने कहा तो मेरा सवाल ये था कि वित्त मंत्री जी आपको इतने वर्ष लगे ये सवाल पूछने में। वो 10 साल से नहीं कर रहे, और वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको तो दिख रहा है कि बाजार नहीं है, इसलिए वो उत्पादन में वृद्धि करके अपना विकास नहीं ढूंढ रहे। वो ढूंढ रहे हैं अपना विकास कि जो कुछ अर्थव्यवस्था में उनके कब्जे में अभी तक नहीं है उसको कैसे कब्जा किया जाए। तो हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं वो फैल रहे हैं। कृषि क्षेत्र में फैलने का कोशिश किया, हमारे किसानों ने उसका विरोध किया, कुछ समय के लिए कम से कम वो कदम वापस हो गया। दुकानदारी में देख लीजिए, हमारे इतने छोटे दुकानदार, इतने लोग उस क्षेत्र में रोजगार में हैं, उनके भी काम को जो है अपने कब्जे में
लाने का प्रयास हो रहा है। हर क्षेत्र में यही प्रयास हो रहा है कि कैसे कॉरपोरेट घराने जो है और फैले, जिससे रोजगार का नुकसान होगा, कमाई का नुकसान होगा लोगों का, लेकिन अर्थव्यवस्था में उत्पादन वृद्धि करके वो अपना विकास अब ढूंढ ही नहीं रहे, वो नहीं निवेश कर रहे, और आप उनको और सम्मानित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ठीक है, आप नहीं निवेश करना चाहते, कोई बात नहीं, सरकार निवेश करेगी और उससे जो संपत्ति बनेगी वो फिर आपको देंगे, और आपसे जो पैसा मिलेगा उसको हम फिर लगाएंगे नए संपत्ति बनाने में, और फिर उसमें जो काम कमाई वाला संपत्ति है वो आपको दे देंगे, उससे जो हमको पैसा मिलेगा हम उसको फिर लगाएंगे। ये जो नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन तो यही है कि आपने सार्वजनिक निवेश का भी को भी उसकी भूमिका को ये बना दी कि उसका काम है संपत्ति तैयार करना, जो कि बड़े कॉर्पोरेट घरानों को दिया जाएगा। उद्देश्य ही वही है। दादा एक सवाल, उसको सम्मानित कर रहे हैं उसके लिए। चलिए, ओवरऑल अर्थव्यवस्था का तब आपने समझा दिया, जो मेरे जैसे लेमैन को भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया। ये पूरा कॉर्पोरेट की ओर जाता हुआ बजट है, और जो आपको 7 लाख दिख रहा है वो एक तरह से वीसीएस साइकिल है, जो पिछले 5 साल खर्चा हो रहा था अब 7 साल हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा, तो मिला जुला के सिफर 0 है। दादा एक बात बताइए, हमारे दोस्तों के लिए दो सवाल एक ही साथ जोड़ देता। एक तो एजुकेशन को, विश्व गुरु बनने का दावा है, तो एजुकेशन को लेकर क्या है इसमें, और दूसरा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं तो बाबा साहब की वजह से मैं ये बना हूं, तो SC/ST का एक स्पेशल प्लान आता है, कॉर्पोरेट प्लान, सॉरी SC/ST कंपोनेंट प्लान, तो उसमें कुछ इजाफा हुआ है, कुछ स्कीम्स में इजाफा हुआ है, कुछ और स्कॉलरशिप मिलेंगे, कुछ है उसमें? देखिए, जहां तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा उन क्षेत्रों में है जिसमें पिछले वर्ष जो खर्चा आपने कहा था करेंगे पिछले बजट में, वो नहीं किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ऐसा हुआ और शिक्षा के भी क्षेत्र में ऐसा हुआ कि जो आपने कहा खर्च करेंगे वो भी नहीं किया, और वो खर्चा तो अपने आप में सीमित है। 2020 में आपने नई शिक्षा नीति तो अपना ली, फिर कहा कि 6% जीडीपी पे सार्वजनिक खर्चा होना चाहिए शिक्षा पे, जीडीपी का 6%, उसको फिर दोहराया। कहीं ये नहीं बोला कि इतने दशक गुजर चुके जब आपने वो टारगेट रखा था, आप क्यों नहीं पहुंच पाए और क्यों उस दिशा में नहीं जा रहे। पिछले 30 साल से आपका 4% पे अटका हुआ है, तो उसका तो कोई जवाब नहीं था। और अगर आप नीति लागू होने की प्रक्रिया को देख रहे हैं, उसमें भी आप देखते हैं कि शिक्षा पर अधिक खर्चा करने का कोई उद्देश्य नहीं है। शिक्षा में भी निजीकरण की प्रक्रिया को ही प्रोत्साहित किया जा रहा है। बाकी बहुत सारे कदम लिए गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में नीति को लागू करने के लिए, लेकिन खर्चा नहीं, सार्वजनिक खर्चा जो है शिक्षा पर, उस पर बढ़ोतरी की कोई प्रक्रिया नहीं है, और वही इस बजट में भी देखने को मिला है। जहां तक वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कई सारे समुदायों का जिक्र किया कि हम सबको साथ लेके विकास करना चाहते हैं, लेकिन जिन सबको आप कह रहे हैं साथ लेके विकास करना चाहते हैं, उनकी हिस्सेदारी मौजूदा अर्थव्यवस्था में कितनी है? अगर आपको सबका विकास चाहिए तो उनकी हिस्सेदारी जो अर्थव्यवस्था में वो बढ़ानी चाहिए, यानी कि जो असमानताएं हैं उसको आपको कम करना है। लेकिन आप उधर टैक्स में छूट देंगे, इधर खर्चा कम करेंगे, तो उससे तो ये संभव है नहीं। और इसका असर हम देख रहे हैं कि जो खास तौर पर SC/ST महिलाओं, इनके लिए जो स्कीम्स है, इनमें खर्चा जो है सीमित है, और पूरे बजट में उनका जो प्रतिशत है वो भी बहुत सीमित है। जितनी
इन समुदायों की जनसंख्या में हिस्सा है, उसके मुकाबले में जो बजट में खर्चा है वो बहुत सीमित है। उसमें कोई इजाफा या वृद्धि की प्रक्रिया हम नहीं देख रहे। और कोई भी खर्चे में वृद्धि भी होती है तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि सब कुछ महंगा हो रहा है। आपने कहा कि कल मैंने 100 रुपए खर्च किए थे, अब मैं 110 रुपया खर्च कर रहा हूं। अरे इस बीच में 15% दाम बढ़ गए हैं। 110 रुपया आज जो है कल के 100 रुपए से कम है। उसको आप दिखाते हैं और कहते हैं हम इजाफा कर रहे हैं खर्चे में। तो जो नजरिया है वो है कि अर्थव्यवस्था की गाड़ी एक अल्पमत के हाथ में रहनी चाहिए। वो अगर गाड़ी चला ले तो पीछे जो लोग हैं हो सकता है थोड़ा बहुत उनकी गाड़ी भी चल जाए। इंजन वो अल्पमत के हाथ में, कॉरपोरेट घरानों, कुछ कॉरपोरेट घरानों के हाथ में ही रहना चाहिए। और आप जो कुछ भी करें उनके माध्यम से ही करें। अगर रोजगार तैयार करना है तो सरकार नहीं करेगी, सरकार उनको प्रोत्साहित करेगी कि वो रोजगार करें, तैयार करें। उत्पादन बढ़ाना है तो कहेगी, उनको प्रोत्साहित करेगी कि वो बढ़ाए। अरे कुछ सामाजिक सेवा भी प्रदान करनी है, उसमें भी लगातार ये तरीका होता जा रहा है कि आप उनके माध्यम से ही कीजिए। आप अस्पताल नहीं बनाएंगे, आप डिस्पेंसरी नहीं बनाएंगे, आप इंश्योरेंस के माध्यम से, बीमा के माध्यम से करेंगे, उसका फायदा किसको जाएगा? प्राइवेट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी भी बनेंगे और जो बीमा कंपनियां हैं उनको आप सरकारी पैसा देंगे कि हम लोगों की तरफ से ये प्रीमियम दे रहे हैं आपको। तो हर एक चीज का जो निजीकरण है, और निजीकरण का मतलब एक विशेष समाज के एक विशेष हिस्से के हाथ में सब कुछ दे देना, ये है उसका अर्थ। निजीकरण का ये मतलब नहीं है कि आम लोगों के हाथ में कुछ जा रहा है। उल्टा आम लोगों के पास जो है उसको आप ट्रांसफर कर दे रहे हैं। जी। जो सार्वजनिक संपत्ति भी है उसको भी आप पकड़ा दे रहे हैं उनको। तो ये स्थिति बनी हुई है और ये प्राथमिकता जब तक रहेगी तब तक इस संकट से कोई निकलने का रास्ता नहीं हो सकता है। जी, ये जी। अब 12 साल का अनुभव ये साबित कर चुका है। पर ये परिवर्तन जो है वो तो राजनीति के माध्यम से ही हो सकता है। राजनीति के माध्यम से ही होगा। शुक्रिया दादा, बहुत शानदार। और एक खाका मेरे दिमाग में बैठ गया। बहुत ही साधारण शब्दों में आपने समझाया कि आखिर ये अर्थव्यवस्था अल्टीमेटली अल्पमत के हाथ में, यानी कि पूंजीपतियों के हाथ में ही रहने वाली है। और अभी एक कई बार वीडियो देखते हैं कि आइसक्रीम ऐसे बढ़ाते हैं, जब पकड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। कुछ उसी तरह का दिख रहा है। आप सब पूरा वीडियो देखिए, सुनिए और समझाइए। गोदी मीडिया में कुछ और चल रहा होगा, लेकिन असल में जो है शोधपरक बातचीत यहाँ पे है। शुक्रिया दादा। और हम चाहते हैं कि अगली बार आएँ तो अडानी विशेष एक आपके साथ किया जाए। बिल्कुल। ठीक है, ओके, शुक्रिया। देखते रहिए अम्बेडकरनामा। जल्दी मिलता हूँ शुक्रिया। अगले एपिसोड में। शुक्रिया।